Hello students, chapter 7 conservation of plants and animals going on, and in last video I told you about the species. Now we will discuss next one type of species, that is critically endangered species. So in last video we discussed three type of species. First one endemic, second one vulnerable, and third one endangered species. That one we discussed firstly, and now we will see next one type of species, that is critically endangered species. So you will see here, it includes those organisms whose members left in very few and it is likely to decrease more. So क्रिटिकली का मीन होता है कि जो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में जा चुके हैं, बहुत उनकी स्पीसीज या हम कहें उनके मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो इसके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है जिनके मेंबर्स लेफ्ट इज वेरी फ्यू, यानी बहुत बहुत कम उनके मेंबर्स बचे हुए हैं, एंड लाइकली टू डिक्रीज मोर, और क्या होते जा रहे हैं, रेगुलरली उनके मेंबर्स जो हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इट इंडिकेट्स द ऑर्गेनिजम्स विद हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किस में आ रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहे हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो है हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरे में है वो, और उनके स्पीसीज बहुत ज़्यादा कम, यानी हम कहें कि एक दो मेंबर ही उनके बच रहे हैं, किसी जगह पे 5-6 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी बहुत कम उनके मेंबर्स बचे हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्पीसीज तो ऐसे हैं या कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी हैं जिनका मुश्किल से एक ही मेंबर बचा हुआ है। तो अगर वो एक मेंबर भी खत्म हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्पीसीज पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी है ऑन दी अर्थ, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं भी जो कि पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायनासोर की बात करते हैं तो बहुत टाइम पहले वो बहुत सारे थे, बट अभी वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनके एक भी मेंबर अब अर्थ पर नहीं है, और बहुत सी ऐसी स्पीसीज भी हैं जिनके 1 और 2 मेंबर्स जो हैं अर्थ पर बचे हुए हैं, और अगर इन फ्यूचर वो भी क्या हो सकते हैं, डिसअपियर हो सकते हैं। तो उन सारी स्पीसीज को हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखेंगे जिनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा कम बचे हुए हैं, एंड वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, रेगुलरली कम होते जा रहे हैं। और वो कौन से कैटेगरी में है, हाईएस्ट रिस्क की कैटेगरी में है, बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर वो हैं। सो दे आर सम एग्जाम्पल। फर्स्ट वन एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट जो है एक ऐसा स्पीसीज है या एक ऐसा एनिमल है जिसके मोस्ट ऑफ मेंबर्स डिसअपियर हो चुके हैं, बहुत कम मेंबर्स इसके बचे हुए हैं, एंड वो भी रेगुलरली खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें इंटरब्रीडिंग के लिए और फीमेल और मेल जो है ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है जो हम उनको इंटरब्रीड कर सकें और उनके मेंबर्स को बढ़ा सकें। लाइक ब्लू व्हेल जो है वो भी बहुत कम मेंबर्स इसके बचे हुए हैं, स्नो लेपर्ड। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में इंक्लूड होते हैं, और इन सब के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। सो दैट इज अबाउट दिस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। सो 4 टाइप ऑफ स्पीसीज वी डिस्कस्ड, ओके। एंडेमिक जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेजेंट होती हैं, देन आफ्टर वल्नरेबल जो कि कम डेंजर जोन में, लेस डेंजर जोन में वो प्रेजेंट हैं, मेंबर्स उनके अभी बहुत हैं और हम उनको बचा सकते हैं अगर हम उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं और उन रीजंस को रिमूव करते हैं जिनकी वजह से वो डेंजर जोन में जा रहे हैं, तो हम उनको बचा सकते हैं। एंड जो लास्ट वन था इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें कौन सी स्पीसीज थी जिनके मेंबर्स कम हैं और वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हमने डिस्कस किए थे कि किन रीजन से वो कम होते जा रहे हैं, बट जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनमें वो एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, 1 और 2 मेंबर्स ही उनके बचे हुए हैं, या फिर हमें कहेंगे 5 से 10 कुछ कितने भी हो सकते हैं, बट अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में उनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा कम हैं।
और वो खत्म हो सकते हैं, यानी वो डिसअपियर हो सकते हैं, पूरी तरह से डिसअपियर हो सकते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए। और वो कौन सी कैटेगरी में आ चुके हैं, हाईएस्ट रिस्क की कैटेगरी में आ चुके हैं। और अगर वो उनके 1-2 मेंबर्स जो कि बचे हुए हैं वो भी अगर खत्म हो जाते हैं तो वो उस एनिमल का स्पीसीज ही अर्थ पर से डिसअपियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द रेड डेटा बुक। अब ये बुक क्या चीज है, यू विल सी हियर। Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. So Red Data Book जो है एक source book है, ठीक है, जिसमें क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी उन एनिमल्स एंड प्लांट्स का रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है जो कि किस में आ चुके हैं, इंडेंजर्ड जोन में आ चुके हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज वो बन चुके हैं, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो उनकी लिस्ट रखी जाती है रेड डेटा बुक में। There are different red data books for plants and animals and other species. So हर एक स्पीसीज के लिए, फिर चाहे वो प्लांट्स की स्पीसीज हों, एनिमल्स हों, उन सब के लिए डिफरेंट रेड डेटा बुक होती है। प्लांट्स के लिए सेपरेट रेड डेटा बुक होगी, एनिमल्स के लिए सेपरेट रेड डेटा बुक होगी, एंड जो अदर स्पीसीज हैं उनके लिए भी सेपरेट रेड डेटा बुक होती है। ओके, सो रेड डेटा बुक क्या है, एक काइंड ऑफ बुक है जिसमें कि रिकॉर्ड रखा जाता है इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का। नेक्स्ट वन इज हियर माइग्रेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? सो फर्स्टली इट इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ एनिमल्स है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो माइग्रेशन होता है, मूवमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो उसको बोला जाता है माइग्रेशन। जो माइग्रेशन को ना, आप एक मूवी है आइस एज, उस मूवी में आप माइग्रेशन देख सकते हो, क्योंकि उस मूवी में दिखाया जाता है कि जो एरिया है वहाँ पर जब आइसफॉल हो जाता है, बर्फ गिर जाती है, तो क्या होता है, वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो सब एनिमल्स जो हैं उस प्लेस को छोड़ देते हैं एंड किसी और प्लेस पर चले जाते हैं, तो उसको कहा जाता है माइग्रेशन। सो यू विल सी नेक्स्ट वन थिंग हियर, बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस to reach another land are known as migratory birds. तो वो बर्ड्स चूंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं किसी दूसरे लैंड पर पहुंचने के लिए, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव करते हैं, और जब वो किसी एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए, तो उन बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। सभी बर्ड्स ऐसा नहीं करते हैं, कुछ ही बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते हैं। रीजंस वी विल डिस्कस व्हाई दे विल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो नेक्स्ट वन थिंग यू विल सी हियर, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं फॉर अवे, यानी बहुत ज्यादा दूर के एरियाज में वो चले जाते हैं एवरी ईयर, ऐसा वो हर साल करते हैं, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, और वो टाइम भी क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो ऐसा करते हैं, विंटर में करते हैं, समर में करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द माइग्रेटरी बर्ड्स कि वो कौन से टाइम में माइग्रेट होते हैं। बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, अब वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, तो उस क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं दे विल फ्लाई फार अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ माइग्रेशन, वी विल डिस्कस हियर। तो फर्स्ट वन रीजन इज हियर सडन क्लाइमेटिक चेंजेस। पहला रीजन क्या है, सडन क्लाइमेटिक चेंज, कि जो क्लाइमेट है उसमें क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एनिमल्स हैं
वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। सो फर्स्ट रीजन यू विल सी हियर, सडन क्लाइमेटिक चेंजेस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर समर सीजन है और फिर जब वहाँ विंटर सीजन आता है तो वहाँ के एनिमल्स जो कि विंटर को फेस नहीं कर सकते हैं, सर्दी में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो उस प्लेस को छोड़ देते हैं एंड उन प्लेसेस की तरफ वो उड़ जाते हैं जहाँ पर कैसा सीजन होता है, गर्म क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट जहाँ का होता है, उन एरियाज की तरफ वो मूव कर जाते हैं। बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि समर सीजन को फेस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन प्लेसेस की तरफ मूव करते हैं जो कि कोल्ड रीजन होते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग कि जब किसी प्लेस पर समर सीजन चल रहा होता है और वहाँ के एनिमल्स समर सीजन में सरवाइव कर सकते हैं, तो जब वहाँ विंटर सीजन आता है तो वो विंटर सीजन में वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, उन एरियाज की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वार्म क्लाइमेट होता है। अर्थ पर हर बार हम ये कहेंगे पूरे अर्थ पर ही एक साथ विंटर सीजन आए या एक साथ समर सीजन आए, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी एरिया में विंटर सीजन है तो उसके अपोजिट एरिया में समर सीजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो एनिमल्स या जो बर्ड्स जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से वो माइग्रेट होते हैं ड्यूरिंग देयर सीजन्स। ओके, नेक्स्ट वन यू विल सी to find food or more livable conditions। तो सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि जब किसी एरिया में फूड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो किसी दूसरे एरिया की तरफ मूव करते हैं, दूसरे एरिया की तरफ माइग्रेट होते हैं, जिन एरियाज में वो अपना फूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना फूड ढूंढ सकते हैं एंड वहाँ पर उनको लिवेबल कंडीशन मिले जहाँ पर वो इजीली रह सके, सरवाइव कर सके। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए भी वो क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सिर्फ बर्ड्स एंड एनिमल्स ही माइग्रेट नहीं होते हैं, जो वाटरी एनिमल्स होते हैं वो भी माइग्रेट होते हैं। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ का पानी अगर गर्म हो जाता है, समर सीजन में गर्म हो जाता है, तो बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाती हैं, तो वो मूव करती हैं उन ओशियनिक एरियाज की तरफ जहाँ का पानी कोल्ड होता है, तो इस वजह से वो भी माइग्रेट होती हैं। बहुत सी फिशेस ऐसी होती हैं जो कि ब्रीडिंग के समय अपने बेबीज को प्रोड्यूस करने के समय किसी और एरिया में चली जाती हैं और वहाँ पर वो अपने बेबीज को प्रोड्यूस करती हैं, उनको रिप्रोड्यूस करती हैं एंड जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो उनको लेकर के वापस अपने एरिया में आ जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि माइग्रेट होते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, वाटरी एनिमल्स सभी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो फूड को फाइंड आउट करने के लिए एंड जो लिवेबल कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के लिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन यू विल सी फॉर ब्रीडिंग। आई टोल्ड यू कि बहुत से एनिमल्स को जब अपने बेबीज को प्रोड्यूस करना होता है तो वो किसी दूसरे एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज टाइगर प्रोजेक्ट। अब टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? सो यू विल सी हियर, it is the project launched by government to protect tigers in country। so tiger project एक तरह का प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, इसके लिए टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में। The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of tiger population in country। So what is the work of tiger project? टाइगर प्रोजेक्ट का जो वर्क है वो है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इंश्योर करता है कि जो टाइगर पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, जितने भी टाइगर्स हैं उनके सर्वाइवल को, उनके मेंटेनेंस को वो देखता है कि सभी टाइगर्स को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनकी केयर अच्छे से हो। बिकॉज वी नो वेरी वेल टाइगर विल इंक्लूड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। रेगुलरली इनकी स्पीसीज कम होती जा रही हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड फॉर्म में भी हम उसको रख सकते हैं, बट बिकॉज बहुत सारी टाइगर्स की स्पीसीज ऐसी हैं जो कि ख़त्म होती जा रही हैं
तो उनको बचाना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था। और इस टाइगर प्रोजेक्ट का वर्क क्या है कि ये टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का वर्क करता है, उन पर फोकस करता है कि किसी भी रीजन से उनकी पॉपुलेशन कम ना हो, उनकी हंटिंग ना हो और उनको कोई हार्म ना पहुंचाए। तो ये प्रोजेक्ट वही वर्क करता है, उनकी मेंटेनेंस का वर्क करता है, उनके सर्वाइवल को ठीक करने का वर्क करता है। एंड next one point is here, it is launched in April 1973 by the government of India. So टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? अप्रैल मंथ 1973 में ये लॉन्च हुआ था। एंड इसको लॉन्च किया था हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। किसके लिए लॉन्च किया था? टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट क्या हो गया? एक तरीका प्रोजेक्ट हो गया जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने, उनके मेंटेनेंस के लिए इसको बनाया गया था। और ये लॉन्च हुआ था अप्रैल मंथ 1973 में। Okay, understood? This one your last one topic of the chapter, and chapter completed now. Bye and take care.